नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सोमवार की शाम और रात को आई धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान का सबसे ज्यादा असर श्री गंगानगर जिले में देखने को मिला है, जहां तूफान की वजह से पदमपुर के 3RB के ईंट भट्टे पर भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से सूखे गुने की बड़ी ढेरी जलकर खाक हो गई। श्री गंगानगर के ही चुनावगढ़ क्षेत्र के 26 जीजी ढाड़ी लिंक रोड पर एक बाइक सवार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों का कहना है कि जोदेवाल का रहने वाला ये बाइक सवार कहीं जा रहा था कि अचानक आई आंधी की वजह से ये पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। सोमवार की देर रात आई आंधी की वजह से श्री गंगानगर के पदमपुर में 20 बीबी के पास डीटी नहर पर एक पेड़ के गिर जाने से नहर टूट गई। नहर के टूटने से आसपास के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में मूंगफली की फसल को भी काफी नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन किस तरह से तूफान ने इसके ऊपर अपना कहर बरपाया है। आप देखिए पूरी तरह से ये बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। बाहर जो इसके एक्सटीरियर में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था वो सारा डैमेज हो चुका है। श्री गंगानगर के साथ साथ आंधी का कहर अलवर में भी देखने को मिला। पिछले 3 दिनों में यहां आंधी और बारिश की वजह से अकेले नीमराणा इलाके में करीब 118 बिजली के पोल और 25 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। तो हमारे काफी फॉल्ट हुए थे और डैमेज भी हुआ है। जैसे हमारे अलवर सिटी के अंदर लगभग 65 पोल और 5 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं। ट्रकों की हालत देखकर अंदाजा हो गया होगा कि इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। सड़क हादसे की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से आई हैं, जहां नेशनल हाईवे 56 पर 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और इसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीपल खंटू थाना क्षेत्र के पुणहल्ला महादेव के नजदीक घाटी में एक ट्रक खड़ा था। तभी प्रतापगढ़ से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रहे एक ट्रक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे से आ रहा एक और ट्रक इनकी चपेट में आ गया। तीनों ट्रकों पर सीमेंट के बैग लदे थे और हादसे के बाद इन तीनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए थे। इस हादसे में चित्तौड़गढ़ के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बांसवाड़ा भेजा गया है। खास बात यह है कि हादसे के बाद नेशनल हाईवे 56 पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे हटाने में पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। जयपुर में लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर जनाजे में जुटे उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है जो एक धर्म गुरु की मौत के बाद उनको अंतिम विदाई देने के लिए जमा हो गए थे। धर्म गुरु को विदाई देने आए सैकड़ों लोगों ने न केवल कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, बल्कि जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ भी गए थे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वालों के रहते शहर की कई सड़कों से होकर लोगों का ये हुजूम गुजरता रहा। कुछ इलाकों में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर पांव तक रखने की जगह नहीं बची। वहां लागू लॉकडाउन का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं रखा। गलियों और चौराहों पर तो जनाजे को कंधा देने की होड़ सी मच गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, वहां मौजूद कई लोगों ने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा और जब पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो लोग उनसे भी उलझ पड़े। इसके बाद किसी तरह मामले को शांत किया गया। बताया गया है कि इस जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हुए। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। भरतपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 7 फीट लंबे सांप को पकड़ने में वन विभाग के लोगों के पसीने छूट गए। भरतपुर के इस कोविड केयर सेंटर के दफ्तर में घुसे धामिल सांप को देखने के बाद उसकी खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वो लोग पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। कुछ देर में ही एक कमरे में छिपे सांप को काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी गई। धामिल सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए टीम का एक सदस्य कमरे में पहले दाखिल हुआ।
और फिर उसे स्टिक की मदद से पकड़ लिया। इसके बाद सांप को शांत कर बोरे में कैद करने की कवायद शुरू की गई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वो सांप पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ ही देर बाद सांप पकड़ने वाली टीम के 2 लोगों ने सावधानी बरतते हुए उसे एक बोरे में बंद कर दिया। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां दहशत से भरे लोगों ने भी राहत की सांस ली। ये लोक कलाकार लक्ष्मी नारायण रावल हैं, जिन्हें भवाई नृत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र तक मिल चुके हैं। आना जाना बंद कराया, सारी जनता को समझ आया है। 1.5 साल पहले तक चित्तौड़गढ़ के देवरी ग्राम पंचायत के रहने वाले लक्ष्मी नारायण रावल के पास काम की कोई कमी नहीं थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें अपनी कला का जौहर दिखाने का मौका मिलता रहता था और इसी मौके की वजह से उनके परिवार की रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण ने उनके काम पर ऐसा ग्रहण लगाया कि अब न काम मिलता है और न रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया उनके पास है। अवार्ड को क्या करेंगे, अवार्ड से क्या होगा? काफी सारे प्रमाण पत्र मुझे मिल चुके हैं, बाकी इससे कुछ होने वाला है नहीं। हम भूखे मरने की कगार पे आ चुके हैं। काम नहीं मिलने की वजह से लक्ष्मी नारायण का पूरा परिवार परेशान है। उनके बेटे का कहना है कि कोरोना संक्रमण कलाकारों के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आया है। ऐसे में सरकार ने अगर उनकी मदद नहीं की तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोक कला से जो सम्मान पत्र और पुरस्कार उनके पिता को मिले हैं उनसे तो परिवार नहीं चलने वाला, क्योंकि सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरता। इस समय को देखते हुए इस समय कोई भी सहायता नहीं कर रहा है तो ये पुरानी कला है कौन बताएगा? अब ये कला बताने वाले इससे सब परेशान हो रहे हैं कि हम इस कला बताएं। अगर कोई कला बता रहा है तो उसको भरण पोषण नहीं हो रहा है। टोंक जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक खास मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत बेटियों के जन्म पर जिला कलेक्टर की ओर से परिवार को बधाई संदेश भिजवाया जाएगा। इस बधाई संदेश में जहां बेटी के बेहतर स्वास्थ्य और सुनहरे भविष्य की कामना की जाएगी, वहीं बच्ची के टीकाकरण को लेकर ध्यान दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बधाई संदेश के साथ मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में बेटियों को मिलने वाली 50,000 रुपए की सहायता की जानकारी भी दी जाएगी। इसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बधाई संदेश और बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल और टोंक जिला परिषद की CEO सौम्या झा भी मौजूद रही। जहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है उनको इस तरह का एक कार्ड मिलता है जिनमें बधाई दी जाती है कि आपके घर में एक बेटी आई है। साथ के साथ पीछे उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और किस किस योजना के अंतर्गत उस बालिका को किस तरह के लाभ मिलेंगे इसका भी विवरण दिया गया है। तो इस तरह से जिनके भी घर में गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है उनको सारी योजनाओं का भी पता चल जाएगा और एक तरह से जश्न के रूप में वो इसको मना पाएंगे। सेकंड जो पहल टोंक के आबकारी विभाग के दफ्तर पहुंचे इन शराब व्यापारियों ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही ये व्यापारी आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी अपनी दुकानों की चाबियां DEO की टेबल पर रखकर चले गए। इन शराब व्यापारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब की बिक्री रोकने के बदले लाइसेंस वाली दुकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानें चल गई जिनके लिए कई बार कह दिया, वहाँ पे भी अगर कार्रवाई करते तो 20, 25, 30 लाख रुपए माल अवैध भरा हुआ है, मगर वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे वैध दुकान पे। अवैध पे कोई कार्रवाई नहीं होती। बिले की देखे तो बिले की बेच रहा है और हमारी गारंटी पूर्ति नहीं हो पाई। अभी में हमें 80 लाख रुपए का माल उठाना है, गारंटी दुकानों की कोई सेल नहीं आ रही। दुकानों पे सेल नहीं आएगी तो हम गारंटी कहाँ से पूरी करेंगे सर? और हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों के इतने गंभीर आरोपों को लेकर आबकारी विभाग के DEO और निरीक्षक के सामने कोई जवाब नहीं था। वो बस कार्रवाई करेंगे की रट लगाते रहे, जबकि ये व्यापारी ये कहते रहे कि पिछले साल के लाइसेंस पर जो लोग अब तक शराब बेच रहे हैं वो उनका नाम और पता बता रहे हैं, लेकिन DEO खामोश रहे। 11 बजे बाद जो भी शराब बेचता सब पे कार्रवाई होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की यही गाइडलाइन है। 11 बजे बाद जो भी बेचता है उस पर कार्रवाई होती है। ये उनकी इच्छा है कि माल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे।
नहीं उठाएंगे तो बकाया वसूल की जाएगी। अब यहाँ 11 बजे के बाद में जिन जिन दुकानों से सेल हुई है, जिनसे बिक्रियाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हम हमारा राजकार्य कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, इनसे ये हमसे नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुकानें नहीं चलाएंगे, तो हम अपना राजकार्य कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान भी टोंक के कई जगहों पर 11 बजे के बाद भी शराब बिक्री हो रही है और ये वो दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। इसी को लेकर यहाँ बवाल मचा हुआ है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने नैनो यूरिया लिक्विड से पर्दा हटा दिया है। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब दुनिया में नैनो यूरिया लिक्विड तैयार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि नैनो यूरिया लिक्विड से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खास बात ये है कि एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल ही किसानों के लिए काफी होगी। दरअसल नैनो यूरिया का मतलब है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इसको नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीमीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग यानी बोरी के बराबर होगी। इसके प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी। नैनो यूरिया लिक्विड का आकार छोटा होने की वजह से इसके परिवहन और भंडारण की लागत भी काफी कम हो जाएगी। सोमवार को इफ्को की ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हुई 50वीं वार्षिक आम बैठक में नैनो यूरिया लिक्विड का ऐलान किया गया। नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। यह नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया उत्पाद है। इसकी खास फीचर्स ये है कि जो साधारण यूरिया हम प्रयोग में लेते हैं उसकी तुलना में इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम साइज रेशियो के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। 20 मिनट में 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। भारत में सबसे पहले जो कोरोना का वेरिएंट मिला था उसका नाम सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा वेरिएंट रख दिया है। भारत में 12 मई को इस वेरिएंट की पहचान B.1.617 से की गई थी। दरअसल कोरोना वेरिएंट के अस्तित्व को लेकर विवाद के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना यानी SARS-CoV-2 के मुख्य वेरिएंट के नामों को पुकारने और याद रखने के लिहाज से आसान नामकरण किया है। कोरोना के लिए जिम्मेदार वायरस का नामकरण ग्रीक अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। ये नाम व्यापक रायशुमारी और समीक्षा के बाद तय किए गए हैं। WHO ने इसके लिए विश्व भर के एक्सपर्ट ग्रुप को ऐसा करने के लिए कहा था। इसमें वो लोग भी मौजूद थे जो नेमिंग सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। साथ ही नोमेनकल्चर, वायरस टॉक्सोनोमिक एक्सपर्ट्स, रिसर्च और राष्ट्रीय प्राधिकरण भी इसमें शामिल हैं। WHO उन वेरिएंट्स के लिए लेबल असाइन करेगा जिन्हें वेरिएंट ऑफ इंसिडेंट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया गया है। भारत में अक्टूबर 2020 में मिले कोरोना वेरिएंट B.1.617.2 G/452R.V3 का नाम डेल्टा वेरिएंट रखा गया है, जबकि भारत में ही मिले वायरस के दूसरे स्ट्रेन B.1.617.1 का नाम कप्पा रखा गया है। ब्रिटेन में साल 2020 के सितंबर महीने में मिले वेरिएंट का नाम अल्फा रखा गया है। वहीं साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट का नाम बीटा रखा गया है। WHO ने ब्राजील में बीते साल नवंबर के महीने में मिले स्ट्रेन का नाम गामा रखा था। US में मिले स्ट्रेन का नाम एप्सिलॉन और फिलीपींस में इस साल जनवरी में मिले स्ट्रेन का नाम चीटा रखा गया है। आपको बता दें कि भारत में मिले कोरोना वेरिएंट को लेकर विवाद हुआ था। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा था कि वो अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी ऐसे कंटेंट को तुरंत हटा दें जिसमें कोरोना वायरस के वेरिएंट को इंडिया के नाम से जोड़कर लिखा गया था। हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन और बेड के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बर्तन बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य की खट्टर सरकार वहां कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जिला सचिवालय के सामने इकट्ठा हो गए और ताली बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ताली और थाली बजाने में पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। इस दौरान इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से वहां के हालात बद से बदतर हो गए। हमारे हजारों लोग तड़प कर मर गए तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के नाम SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कोरोना के कहर के बावजूद देश के कई शहरों में अब भी बाजारों और सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है।
पंजाब के लुधियाना और गुजरात के भावनगर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना के खतरे को देखते हुए पंजाब में जहां 10 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, वहीं गुजरात में भी सख्ती बरकरार है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग सुधरने को राजी नहीं दिख रहे। पंजाब के लुधियाना के सब्जी मंडी से आई इन तस्वीरों ने तो डरा दिया। वहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। मंडी में जिधर भी नजर गई वो लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। तय दूरी तो छोड़िए, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। चाहे वो ग्राहक हो या व्यापारी, सभी कोरोना नियमों का मजाक उड़ाते दिखे। हाँ तो भाई बेचना पड़ता ही हमको भी, रोटी तो खानी है हमने। इस मंडी में मौजूद लोग सब्जी खरीदने के लिए इतने बेसब्र दिखे कि उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वो एक दूसरे को धक्का मारते हुए मंडी में बेपरवाह घूमते नजर आए। यही नहीं, वहाँ मौजूद एक महिला तो मास्क पहनने की सलाह देने पर ही भड़क गयी। सबके लिए है, एक के हमारे लिए नहीं, सारे के लिए। गुजरात के भावनगर से भी कुछ ऐसी ही हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ का हाल तो लुधियाना से भी बदतर दिखाई दिया। ये तस्वीरें एक दिन पहले वहाँ लगे रविवार बाजार की हैं। आलम ये था कि लोग सामान खरीदने के लिए घरों से तो निकले, लेकिन कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई चीज यहाँ नजर नहीं आई। हाँ, बाजार में मौजूद ज्यादातर लोग मास्क पहने जरूर दिखाई दिए। गुजरात के वडोदरा में एक वाटर पार्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने वहां छापा मारा। गुजरात में कोरोना की वजह से वाटर पार्क खोलने पर पाबंदी है। आरोप है कि इसके बावजूद बिना इजाजत के ये वाटर पार्क खोला गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम ने उस वाटर पार्क पर एक्शन लिया। खास बात यह है कि जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वहां अच्छी खासी तादाद में लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे थे। इन लोगों में बच्चे भी शामिल दिखे, जिनके लिए पानी एक खेल बन गया। भगदड़ तब मची जब इन लोगों की नजर पुलिस वालों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वो घबरा गए। पुलिस वालों ने उन्हें वहां से जाने की हिदायत दी, जिसके बाद वो वाटर पार्क कुछ ही देर में खाली हो गया। स्विमिंग पूल नो मौज माणी રહ્યા હતા એ 30 સહેલાણીઓની ધરપકડ કરી હતી। लोगों को भेजने के बाद पुलिस का डंडा उस वाटर पार्क के मालिकों पर चला। पुलिस वालों ने कोरोना निर्देश तोड़ने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गए। छत्तीसगढ़ के बालोद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कोविड सेंटर में मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों और नर्सों ने डांस किया। बताया गया है कि इस तरह की पहल का मरीजों पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अस्पतालों में रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है, जिसे देखते हुए बालोद के इस कोविड सेंटर में भी डॉक्टरों और नर्सों ने यही तरीका अपनाया। उन्होंने कोरोना के मरीजों के सामने जमकर डांस किया ताकि इस महामारी से उनकी घबराहट दूर हो सके और वो खुद को अकेला ना समझे। हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा। इस डांस कार्यक्रम की वजह से थोड़ी ही देर में इस वार्ड का माहौल बदल गया। ऑक्सीजन सिलेंडरों से घिरे मरीजों में हिम्मत आ गई और वो बेड पर लेटे लेटे ही डॉक्टरों और नर्सों का साथ देने लगे। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी एक एक कर मरीजों के पास गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ खूब जुमाया। इससे पहले एक दूसरे वार्ड में अस्पताल के कुछ कर्मचारी प्रार्थना करते हुए भी नजर आए। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। डॉक्टरों और नर्सों का डांस करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है। दिल्ली और इससे सटे इलाकों में सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक तेज हवाएं चलती रहीं और रुक रुक कर बारिश भी होती रही। दिल्ली से सटे नोएडा के कई इलाकों में कई घंटों तक धूल भरी आंधी चली और बाद में तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवा चलने से कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए। सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के मंडी हाउस और अकबर रोड के अलावा उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि कई घंटों तक हुई बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ साथ उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत भी मिली है। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राजधानी के 2-3 जून को आसमान में बादलों के पहरों के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बता दें कि चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली वालों पर मई के महीने में मौसम मेहरबान रहा। यही वजह है कि मई में दिल्ली में औसतन अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 2008 के बाद इस बार मई का महीना सबसे ठंडा रहा है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था, जिसके बाद वायु सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। उधमपुर में 2-3 दिन पहले जंगल में आग लगी थी, जो तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। आग को बढ़ता देख जम्मू कश्मीर पुलिस और वायु सेना को भी मोर्चे पर उतारा गया। सामने आई तस्वीरों में वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार करता नजर आया। वहीं जमीन पर मौजूद जवान भी आग बुझाने की कोशिश में जुटे नजर आए। आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए जमीन पर मौजूद सूखी घास और पत्तियों को हटाने का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि उधमपुर के घोरदी ब्लॉक के वन क्षेत्र में लगी इस आग की वजह से सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। इस आग को बुझाने के लिए वन रक्षा बल, दमकल विभाग, आपात सेवाओं के कर्मी, पुलिस और नजदीक के गाँव के आम लोग भी कोशिश कर रहे थे। खास बात यह है कि इस जंगल में जंगली जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी जिंदगी इस आग की वजह से मुश्किल में पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक दुल्हन अपनी शादी की खुशी में खुलेआम फायरिंग करती नजर आ रही है। वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक दुल्हन जयमाल से पहले हवा में गोली चलाती दिखी। इससे पहले वो अपने करीबियों के साथ मंच के पास पहुंची, जिसके बाद दूल्हे ने उसके बाएं हाथ को थाम लिया। इस बीच दुल्हन ने अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ मंच पर चढ़ गई और शादी की बाकी रस्मों को उसने अदा किया। खास बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस अब तक फायरिंग बाज दुल्हन की शिनाख्त नहीं कर पाई है। हालांकि इस वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पुलिस शिनाख्त और तलाश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। 5 दिन पहले अलीगढ़ में अवैध शराब के कहर से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कासगंज से सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक मकान में छिपाकर रखी गई अवैध शराब को नष्ट करते दिखे। छापेमारी का ये सिलसिला जिले के दूसरे इलाकों में भी दिखाई पड़ा। पुलिस की टीम ने अवैध शराब के धंधे को बेनकाब करने के लिए जंगलों की तरफ रुख किया। वहाँ भी उन्हें कामयाबी मिली और प्लास्टिक के ड्रमों में रखी शराब को बहा दिया गया। 14 अपराधियों को पकड़ा गया और 543 लीटर शराब जब्त की गई। एटा जिले में भी पुलिस ने इस अभियान को जारी रखा। पक्की जानकारी पर पुलिस की 2 टीमों ने वहां के 2 मकानों पर धावा बोल दिया। तलाशी के दौरान उनमें एक मकान से अवैध शराब से भरे कई ड्रम मिले, जिन्हें नाले में बहा दिया गया, जबकि एक दूसरे मकान में अवैध शराब की कई बोतलें बरामद की गयी। एटा के अलग अलग इलाकों में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में एक गैस पाइपलाइन लीक होने से बीच सड़क पर ऐसी आग भड़की कि 1 दर्जन से ज्यादा घरों को खाली कराना पड़ा और आसपास की कई सड़कों को बंद कर दिया गया। वो तो शुक्र रहा कि इलाके में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आग फैल नहीं पाई, नहीं तो वहाँ लाशें बिछने से कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीच सड़क पर धरती फाड़कर आग का ऐसा फवारा निकलता नजर आया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। हवा में करीब 30 फीट तक उठती ऊंची ऊंची लपटें शिकार की तलाश में सुलगती दिखी। दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन धधकती ज्वाला पर कोई असर होता नजर नहीं आया। बल्कि बाद में तो पता चला कि दमकल कर्मियों का मकसद आग बुझाना था ही नहीं। उनकी कोशिश बस ये थी कि आग आसपास ना फैले। दुनिया में आग लगने का ये शायद पहला मामला था जहां आग बुझाने नहीं बल्कि आग सुलगते रहने की कोशिश की जा रही थी। Let it burn, because if that fire goes out, you've got all that gas that's going to run through these neighborhoods. आग जहां भड़की वहां पास में ही सड़क पर बिजली की एक तार भी गिरी दिखी। आशंका जताई जा रही है कि इसी तार की वजह से चिंगारी भड़की, जिसने रेस्ती गैस के साथ मिलकर शोले भड़का दिए। I couldn't even tell you how many calls we got. It was just like countless. 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक आग की लपटें सुलगती रही, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच सरकार के विरोधी और समर्थक आमने सामने आ गए।
राजधानी बोगोता में दोनों पक्ष नाकेबंदी के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे और एक दूसरे पर आग बबूला होते नजर आए। इस दौरान सरकार का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग काले कपड़े पहने थे, तो वहीं समर्थन में पहुंचे लोग सफेद कपड़ों में थे। कोलंबिया के झंडे थामे दोनों पक्षों में काफी देर तक जुबानी जंग जारी रही और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर बुरी तरह बरसते नजर आए। पोस्टर और बैनर पकड़े पुलिस और प्रशासन के हिमायती जोर शोर से नारेबाजी करते दिखे और इन लोगों ने वहां छिड़े आंदोलन की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला दिया। Hoy estamos acá porque estamos en contra de la violencia. सरकार विरोधी आंदोलन से परेशान कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी काली शहर का दौरा किया और आंदोलन का केंद्र बने इस शहर में सुरक्षा बढ़ाने के ऐलान के साथ हालात जल्द सामान्य होने का वादा किया। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज